नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यू स्टार्ट संधि को किया निलंबित। अमेरिका का पलटवार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन ने की है बड़ी गलती। अमेरिका समेत नाटो देशों ने पुतिन के फैसले की निंदा की। पोलैंड से राष्ट्रपति जो बाइडेन का रूसी राष्ट्रपति को कड़ा संदेश। यूक्रेन के साथ अंत तक खड़ा रहेगा अमेरिका। कहा, रूसी हमले ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए पश्चिमी देशों के संकल्प को किया है और मजबूत। रूस और चीन की नजदीकियों ने बढ़ाई अमेरिका की चिंता। चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी ने रूस के राष्ट्रपति विदेश मंत्री से की मुलाकात। दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बरकरार रखने पर जताई सहमति। शीत युद्ध मानसिकता की शुरुआत का किया विरोध। यूरोपियन संघ ने रूस पर प्रतिबंध के 10वें पैकेज पर की चर्चा। रूस से रबर और हीरे के आयात पर हो सकती है प्रतिबंध की घोषणा। पहली बार 7 ईरानी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सभी निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने की उम्मीद। ब्राजील में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 46। कार्निवाल के दौरान भूस्खलन में सैकड़ों लोग फंसे। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश। और सबसे पहले खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरा होने के ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन दौरे के बाद पोलैंड पहुंचे और कहा कि जारी जंग ने दुनिया भर में लोकतंत्र की रक्षा के पश्चिमी देशों के संकल्प को और मजबूत कर दिया है। पोलैंड की राजधानी वार्सा में बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि रूसी सेना ने युद्ध के दौरान अपराध किए हैं और यूक्रेन में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है। जो बाइडेन ने साफ कहा कि रूस कभी भी यूक्रेन पर जीत हासिल नहीं कर पाएगा। कीव की यात्रा के बाद पोलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर दुनिया में लोकतंत्र के मजबूत होने की वकालत की है। पोलैंड दौरे में बाइडेन ने रूस पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच जारी युद्ध ने दुनिया भर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए पश्चिमी संकल्प को और मजबूत कर दिया है। बाइडेन ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश हमेशा की तरह मजबूती से यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोलैंड के शाही महल में यूक्रेनी शरणार्थियों और पोलैंड की जनता को संबोधित किया। बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की। 1 साल पहले दुनिया कीव के पतन के लिए तैयार थी। मैं अभी कीव से लौटा हूं और दावा कर सकता हूं कि कीव मजबूत है। हम बिना रुके और बिना थके यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। दुनिया के लोकतंत्र आज, कल और हमेशा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। रूसी सेना पर युद्ध अपराध का आरोप लगाते हुए बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर जीत हासिल करने का रूसी राष्ट्रपति का सपना कभी पूरा नहीं होगा। यूक्रेन के लोगों को खास बताते हुए उन्होंने कहा कि मानवता के खिलाफ कार्रवाई करने वालों को उनका देश कभी माफ नहीं करेगा। यूक्रेन में अपने दुर्व्यवहार की कीमत रूस चुका रहा है। हमने दुनिया के एक प्रमुख अर्थव्यवस्था पर अब तक का सबसे बड़ा और सख्त प्रतिबंध लगाया है। इस सप्ताह हम कई और घोषणा करने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार लोगों को हम गुनाहगार ठहराएंगे और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इंसाफ की मांग करेंगे। वार्सा में अमेरिकी राष्ट्रपति बुखारेस्ट 9 के नेताओं से भी मुलाकात की। बुखारेस्ट 9 में वे देश शामिल हैं जिन्होंने शीत युद्ध के दौरान रूस के बढ़ते कद को रोकने में पश्चिमी देशों की सेनाओं की मदद की थी। संवाददाताओं के सवाल पर उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन की एक दिन पहले परमाणु हथियार नियंत्रण संधि के निलंबित करने की घोषणा को बहुत बड़ी गलती करार दिया।
पोलैंड की यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेटो के पूर्व सहयोगी से भी मुलाकात की। मुलाकात का मकसद नेटो सहयोगियों को सुरक्षा का भरोसा देना है, क्योंकि एक दिन पहले ही रूस ने ऐतिहासिक परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को खत्म किए जाने की घोषणा कर दी है। दरअसल बाइडेन के संबोधन से कुछ घंटे पहले पुतिन ने अपने संबोधन में पश्चिमी देशों की आलोचना करते हुए यूक्रेन को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया था। पुतिन ने नई हथियार नियंत्रण संधि से खुद को अलग करते हुए मॉस्को के परमाणु परीक्षणों को दोबारा शुरू करने की चेतावनी दी है। और रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने के और युद्ध में यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देशों के खुलेआम हथियारों की आपूर्ति से नाराज रूस ने अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट संधि को निलंबित करने की घोषणा की है। न्यू स्टार्ट यानी न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके रूसी समकक्ष दिमित्री मेदवेदेव द्वारा 8 अप्रैल 2010 को हस्ताक्षरित की गई थी और इसके तहत दोनों देशों के परमाणु हथियारों को सीमित रखने पर सहमति बनी थी। रूस के इस कदम से दोनों देशों के बीच हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो सकती है। युद्ध से बचने और शांति के प्रयासों में स्थायित्व लाने के नजरिए से जिन संधियों को दुनिया भर में अमल में लाया गया था, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब उसकी भूमिका खत्म होती दिख रही है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की पहली बरसी से ठीक 2 दिन पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की घोषणा ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हथियार नियंत्रण संधि से किनारा करने के ऐलान ने यूक्रेन युद्ध में किसी भी हद तक जाने का संदेश दे दिया। पुतिन ने जहां ऐतिहासिक न्यू स्टार्ट संधि को निलंबित करने की बात कह डाली, तो यूक्रेन युद्ध में रूसी सैनिकों द्वारा नए रणनीतिक हथियार की तैनाती के आदेश भी दे दिए। पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की घोषणा की। यूक्रेन में रूसी सैनिकों के अजेय रहने का दावा करते हुए युद्ध का सारा ठीकरा अमेरिका पर फोड़ा। एक नजर डालते हैं परमाणु हथियार नियंत्रण संधि पर। दरअसल 1991 में अमेरिका और तत्कालीन यूएसएसआर के बीच रणनीतिक हथियार नवीनीकरण संधि को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे स्टार्ट 1 के नाम से भी जाना जाता है। आपसी समझौते के बाद रूस और अमेरिका ने 1994 में इस संधि को लागू किया। संधि के तहत दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि अमेरिका और रूस अपनी तरफ 6000 परमाणु हथियारों और 1600 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर सकते हैं। हालांकि 2009 में दोनों देशों ने पुरानी संधि को खत्म कर नए तरीके से दोबारा समझौता किया। संधि के तहत दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि 7 वर्ष के अंदर इस संधि के लागू रहने तक अमेरिका और रूस अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को सीमित रखेंगे। दोनों देश 700 स्ट्रेटेजिक हथियार लॉन्चर्स को तैनात करने पर राजी हुए, जिसमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियारों से लैस भारी बम वर्षक विमान शामिल थे। दोनों देशों की सीमाओं पर तैनात होने वाले सभी आक्रामक हथियारों की जानकारी और सभी आंकड़े को साझा करने का प्रावधान भी शामिल है। संधि में अमेरिका और रूसी निरीक्षण टीमों के लिए हर साल 18 ऑन-साइट निरीक्षण का प्रावधान भी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक निरीक्षण गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने से रूस के इंकार के बाद अमेरिका को संधि के तहत महत्वपूर्ण अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोकता है। खबरों के अनुसार यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद रूस ने अगस्त 2022 में अपने परमाणु हथियारों तक अमेरिकी निरीक्षकों की पहुंच को निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान रूस ने द्विपक्षीय आयोग की राजनयिक बैठक भी रद्द कर दी। हालांकि रूसी समाचार एजेंसी के मुताबिक बैठक को स्थगित इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका ने रूस की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखे बगैर सिर्फ निरीक्षण की ही बातें की। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक 5 फरवरी 2018 तक रूस और अमेरिका ने इस संधि का पालन किया। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन द्वारा न्यू स्टार्ट संधि को निलंबित करने का मतलब ये नहीं है कि रूस संधि से पूरी तरह से पीछे हट रहा है। इससे सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा कि मॉस्को नाटो देशों को अपने परमाणु शस्त्रागार का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं देगा, जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों को बनाने की होड़ फिर से शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो अमेरिका ने न्यू स्टार्ट संधि को किया निलंबित। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। तो खबर दुनिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। अब रुख करते हैं अमेरिकी महाद्वीप की ओर। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में आए बाढ़ और भूस्खलन के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कम से कम 46 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया है। इस सबके बीच राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की और हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है। ब्राजील के साओ पाउलो के अटलांटिक तट पर भूस्खलन और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। साओ पाउलो के दो शहर साओ सेबेस्टियाओ और बर्टियोगा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। साओ पाउलो राज्य के साओ सेबेस्टियाओ शहर में मलबे में दबने की वजह से 45 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन लापता लोगों के लिए राहत एवं बचाव अभियान चला रहा है। साओ पाउलो राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि लगभग 2500 लोग अभी भी बेघर हैं और बचाव कार्य जारी है। देश के सबसे घनी आबादी वाले राज्य के तटीय क्षेत्र में 600 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, जिसके कारण पूरा इलाका तहस नहस हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना जताई है। मैं मलबे में दबे ज्यादातर लोगों को यहाँ जानती हूँ। ये वाकई में बहुत ही कठिन है, ये बहुत ही दुखदाई है। हम मलबे के अंदर अपनी माँ की तलाश कर रहे हैं, बगैर ये जानते हुए कि वह वहाँ मौजूद हैं या नहीं। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से कई घर पूरी तरह नष्ट हो गए थे। वो अपनी पत्नी को बचाने आया और उसने ऐसा किया। वो अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन दुर्भाग्य से वह बच नहीं पाया। हम अग्निशामकों की एक अद्भुत टीम के साथ मिलकर उनकी तलाश कर रहे हैं। हम उसे खोजने में कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ से निकलने से पहले हम उसे ढूंढ लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। सरकार की तरफ से बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों में खाने का सामान और जरूरी चीजें मुहैया करवाई जा रही हैं। ब्राजील के तटीय शहर साओ सेबेस्टियाओ में प्रशासन ने 12 डोउना में लोगों को खाने के पैकेट, पानी और कपड़े समेत अन्य वस्तुएं वितरित की। प्रशासन को प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क यातायात ठप होने की वजह से हवाई जहाज या फिर नावों की मदद से प्रभावित इलाकों में पहुंचा जा सकता है। वहीं स्थानीय मछुआरे विपदा के समय प्रशासन की हर संभव मदद कर रहे हैं। नाव के जरिए वे प्रशासन के बचाव दलों को राहत सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अपना भरसक सहयोग दे रहे हैं।
इस इलाके में लोग मदद के लिए आगे आए हैं। बहुत सी कार और ट्रक के जरिए भी राहत सामग्रियों का आना शुरू हो गया है। बर्रा क्षेत्र में केवल नाव या हेलीकॉप्टर से पहुंचा जा सकता है। ऐसे में मछुआरे सब कुछ लाने में मदद कर रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित इलाकों में स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि भूस्खलन और बाढ़ के जोखिम वाले क्षेत्रों में अब घरों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका का सिएटल जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला पहला शहर बन गया है। भारतीय अमेरिकी नेता और अर्थशास्त्री क्षमा सावंत ने सिएटल सिटी काउंटी में भेदभाव न करने की नीति में जाति को शामिल किए जाने के एक प्रस्ताव को पेश किया, जिसे पारित कर दिया गया। क्षमा सावंत के प्रस्ताव को सिएटल के सदन यानी सिटी काउंसिल में 1 के मुकाबले 6 मतों से पारित किया गया। अमेरिका में जाति आधारित भेदभाव के मामले में इस मत के दूरगामी परिणाम प्रभाव पड़ सकते हैं। सावंत ने कहा कि आंदोलन के कारण सिएटल में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ऐसा देश में पहली बार हुआ है और इस जीत को अब देश भर में फैलाने के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। और अब खबरें एशिया महाद्वीप से। चौबीस फरवरी यानी कि बस एक ही दिन में रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे हो जाएंगे। 1 साल पूरा होने से पहले अमेरिका ने इस युद्ध में चीन को बड़ा खतरा बताया और इस सबके बीच चीन और रूस के संबंध लगातार मजबूत होते दिख रहे हैं। रूस को लेकर अमेरिकी चेतावनी के बावजूद दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का काम किया है। एक साझा बयान में दोनों देशों ने आपसी संबंधों को चट्टान की तरह मजबूत करार दिया है। अमेरिकी चेतावनी को दरकिनार करते हुए चीन रूस के साथ लगातार आपसी संबंधों को मजबूत करने की ओर अग्रसर है। चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी ने रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पत्रुशेव से मुलाकात के बाद एक साझा बयान में दोनों देशों के संबंधों को चट्टान की तरह मजबूत करार दिया। चीन के शीर्ष राजनयिक ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी सहयोगियों से कहा कि बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में दोनों देश किसी भी परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हैं। दोनों पक्षों ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को पूरी तरह से बरकरार रखने पर सहमति जताई और शीत युद्ध मानसिकता की शुरुआत का विरोध किया। रूस पर नए सिरे से प्रतिबंध की आशंका के बीच चीन ने कहा कि उनका देश युद्ध के बहाने अमेरिका की किसी भी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे लगता है कि आज हमारे पास अपने करीबी सामरिक सहयोग और अपने पारस्परिक रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए संपर्क जारी रखने का एक बहुत अच्छा अवसर है। शी जिनपिंग और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रणनीतिक नेतृत्व में चीन और रूस के संबंधों ने एक परिपक्वता देखने को मिली है। दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत है और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। द्विपक्षीय एजेंडे के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों पर हमारे बीच आम सहमति होना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और चीन समन्वय और रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में पश्चिम के द्वारा सामूहिक रूप से लगाई गई प्रतिबंध दोनों देशों के लिए गहरा झटका है। इस संदर्भ में बीजिंग के लिए अटूट समर्थन की पुष्टि करना चाहूंगा। पश्चिम चीन को बदनाम करने के लिए ताइवान, जिंजियांग, तिब्बत और हांगकांग के मुद्दे का इस्तेमाल कर रहा है। मॉस्को दौरे के दौरान चीन के शीर्ष राजनयिक ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दे पर चर्चा की। इसके बाद वांग यी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात की। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और चीन के रिश्तों में लगातार तनाव बढ़ता गया, जिसके बाद रूस और चीन के संबंध मजबूत होते गए। कुछ दिन पहले जर्मनी में हुए म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने वांग यी को रूस को हथियार नहीं देने की चेतावनी दे डाली। हालांकि हर मौके पर रूस को हथियार देने की बात का चीन लगातार खंडन करता रहा है। यूक्रेन मुद्दे पर चीन हमेशा शांति के पक्ष में खड़ा रहा है। हमने एक उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष रुख को बरकरार रखा है और सक्रिय रूप से शांति वार्ता के लिए जोर दिया है। यह सभी जानते हैं कि अमेरिका और अन्य नाटो देश यूक्रेन में युद्ध के मैदान के लिए हथियारों का सबसे बड़ा स्रोत हैं। हालांकि वे अब लगातार अफवाहें फैला रहे हैं कि चीन रूस को हथियार दे सकता है। उधर चीन कई मौके पर रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए नाटो देशों को घेरता रहा है।
24 फरवरी 2022 के रूसी हमले से कुछ दिन पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन के लिए बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी की थी। पिछले एक वर्ष के दौरान कई ऐसे मौके आए जब चीन पश्चिमी देशों की धमकी या फिर आलोचनाओं को नजरअंदाज करता दिखा, जो रूस के साथ उसके गहरे संबंधों की पुष्टि करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। त्वचा का एक वादा, माइसोर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की कुछ झलक। स्मॉल इज ब्यूटीफुल दुनिया की सबसे बड़ी मिनिएचर आर्ट यानी लघुकला की प्रदर्शनी है, जो इन दिनों न्यूयॉर्क में आयोजित की गई है। लघुकला प्रदर्शनी बड़े और बच्चों को खूब भा रही है। आइए आपको भी दिखाते हैं लघुता की सुंदरता यानी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इन दिनों मिनिएचर आर्ट यानी लघुकला प्रदर्शनी की धूम है। प्रदर्शनी का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल और इस प्रदर्शनी को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में कैंडी बीच बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और हो भी क्यों ना, लॉलीपॉप, चॉकलेट और टॉफियों और अलग अलग तरह की कैंडीज की ये कलाकृति बरबस ही अपनी ओर सबका ध्यान खींच रही है। कैंडी के इतने रूपों को एक साथ एक जगह पाकर भी बच्चे उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनी में जीवन के विभिन्न रूपों की कल्पना कर लघु रूप प्रस्तुत करना मन और आँखों दोनों को रोमांच से भर देता है। प्रदर्शनी में रखी पेंटिंग में लोग वास्तविक नजर आ रहे हैं। मुझे लघु कला बहुत ही पसंद है। मैं इस तरह के कला को वाकई में बहुत ही पसंद करती हूँ। कलाकारों द्वारा बनाए गए मिनिएचर पेंटिंग वाकई में अद्भुत हैं। देखिए, ये वाकई में अद्भुत है। हाँ, मैं एक बच्चे की तरह महसूस कर रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाने वाला ये मिनिएचर आर्ट और उसकी प्रदर्शनी पूरी तरह से लघु कला को ही समर्पित है। यह हास्यास्पद है क्योंकि लघु चित्र कुछ ऐसा नहीं है जो हाल ही में हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब लोग लघु कला के बारे में सोचते हैं तो वे ये सोचते हैं कि ओह, शायद मॉडल ट्रेनें छोटे डियोरामा हैं, लेकिन हाल ही के वर्षों में इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि आंशिक रूप से कोविड के कारण बहुत सारे लोग घर पर थे, लोग प्रयोग कर रहे थे और लघु कला हैशटैग सोशल मीडिया पर बढ़ने लगा और वायरल हो गया। कलाकार के जीवन में भी परिवर्तन देखने को मिला। वो परंपरागत लघु कला से बाहर निकले और आज की दुनिया को लघु रूप में जीना आरंभ किया। दुनिया भर के 130 कलाकारों ने इस प्रदर्शनी में मिनिएचर आर्ट से जुड़े 132 टुकड़ों को दर्शाया है। विदेशी सैलानियों में भी इस प्रदर्शनी को लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा सैलानी पेरिस और लंदन में आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी में दिलचस्पी लेते नजर आए। अगर सच कहूँ तो आप केवल फोन या फोटो के माध्यम से लघु कला की सराहना नहीं कर सकते। आपको इसे वास्तविक जीवन से जोड़कर देखना होगा। इसकी बारीकी, पेचीदगियां दर्शक प्रदर्शनी का लुत्फ उठा सके, इसके लिए हम उन्हें चश्मा और दूरबीन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। ये लघु कला प्रदर्शनी अगस्त तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
इंसान मुसीबत के वक्त अक्सर मतलबी बन जाता है, स्वार्थी हो जाता है और अपना अपना केवल भला सोचता है। और अगर हालात बुरे से बुरे हो तो ऐसी स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बुरे से बुरे हालात में भी अपने लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी अगर सोचा जाए तो निश्चित ही उसकी संवेदनशीलता कहीं आम इंसान से अलग बताती है। आइए आपको दिखाते हैं कि युद्ध से जर्जर हो चुके यूक्रेन से 11 साल की बच्ची कैसे एक संवेदनशीलता का पाठ सिखा रही है, जो अगर दोनों मुल्क और इसके सियासतदान आपस में जान जाए तो युद्ध खत्म हो जाए। ये है 11 साल की वेरोनिका क्रासेविच, जो उत्तरी यूक्रेन में रहती हैं। आजकल वो अपने पुराने घर, जो अब एक मलबे का ढेर बन चुका है, वहाँ रोज आकर बिल्लियों को खाना खिलाती हैं। लगभग 1 साल पहले बोरोडियांका शहर में वो अपने परिवार के साथ इसी अपार्टमेंट में 9वीं मंजिल पर रहती थीं। पर रूसी गोलाबारी के दौरान उन्होंने अपनी जान तो बचा ली, पर अपना घर नहीं। इन सब के बीच वेरोनिका अपनी पालतू बिल्ली मासिक से बिछड़ गई थी। पर हालात थोड़े बेहतर होते ही वो अपनी बिल्ली मासिक को खोजने निकल पड़ी। मैंने अपने पालतू बिल्ली मासिक को ढूंढ लिया था, पर अब वो हमें पहचान नहीं रही। मैं उसे खाना खिलाना चाहती थी। फिर मैंने यहाँ और बिल्लियों को देखा और मुझे एहसास हुआ कि इन्हें भी मेरी जरूरत है। इस तरीके से शुरू हुआ वेरोनिका का मिशन, पालतू जानवरों की देखभाल करने का, जो मासिक की ही तरह युद्ध की अराजकता में अपने घरों को खो चुके थे। जिस संघर्ष ने हजारों लोगों को मार डाला है, लाखों लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया है और पूरे कस्बे को मलबे में तब्दील कर दिया है, उसका छोड़े गए पालतू जानवरों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। इतनी छोटी सी उम्र में अपना घर खो देना, इसके बावजूद आसपास की सभी पालतू बिल्लियां, जो कि अपने घर से बिछड़कर अब जंगली बन गई हैं, उनकी तकलीफ को समझकर उन्हें खाना खिलाना और उनका ध्यान रखना एक सराहनीय कदम है। खुद तकलीफ में होकर भी दूसरों के बारे में सोचना, खासकर जानवरों के बारे में, ये हमें जीवन जीने की सीख देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वेरोनिका सिखाती है कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक।